अल्फ़ाबेट्स की पहचान। अंग्रेज़ी में हुर्फ़ को लेटर्स और हुर्फ़ तहज्जी को अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। अल्फ़ाबेट्स दो तरह से लिखे जाते हैं। नंबर 1 कैपिटल लेटर्स बड़े हुर्फ़। नंबर 2 स्मॉल लेटर्स छोटे हुर्फ़। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, लिहाजा गौर फरमाएं। सही के तलफ़्फ़ुज़। कंसोनेंट से तलफ़्फ़ुज़ उमूमन दर्जे झैल होते हैं। बी बे की आवाज़ निकालता है। सी सीन की आवाज़ निकालता है। डी डाल और दाल की आवाज़ निकालता है। एफ फे की आवाज़ निकालता है। जी गाफ और जीम की आवाज़ निकालता है। एच हे और है की आवाज़ निकालता है। जे जीम की आवाज़ निकालता है। के काफ की आवाज़ निकालता है। एल लाम की आवाज़ निकालता है। एम मीम की आवाज़ निकालता है। एन नून की आवाज़ निकालता है। पी पे की आवाज़ निकालता है। क्यू काफ की आवाज़ निकालता है। आर रे की आवाज़ निकालता है। एस सीन और स्वाद की आवाज़ निकालता है। टी टोए और ते की आवाज़ निकालता है। वी वाव की आवाज़ निकालता है। डब्ल्यू वाव की आवाज़ निकालता है। एक्स की आवाज़ निकालता है। वाई छोटे ई की आवाज़ निकालता है। जेड जे ज़्वा ज़ोए की आवाज़ निकालता है। कभी कभी अल्फाज की तरतीब की वजह से मज़कूरा 12 हुर्फ़ की आवाज़ें बदल जाती है। इस सिलसिले के उसूल नीचे दर्जे झैल है। सी का तलफ़्फ़ुज़। नंबर 1 सी के बाद वाई आई ई में से कोई आता है तो इसका तलफ़्फ़ुज़ सीन होता है, जैसे नाइस अच्छा, सिटीज़न शहरी, राइस चावल, साइकिल साइकिल, सिनेमा फिल्म। नंबर 2 सी के बाद ए ओ यू के आर टी एल सी में से कोई हो तो इसकी आवाज़ काफ की निकलती है, जैसे केबल, कॉप, कोल, काऊ, कप, कोर्स वगैरह वगैरह। नंबर 3 सी के बाद आई ए या ई ए हो तो इसकी आवाज़ शाह मतलब शीन बन जाती है, जैसे सोशल, म्यूजिशियन, स्पेशल वगैरह वगैरह। नंबर 4 सी के बाद एच हो तो इसकी आवाज़ कभी चा, कभी का और कभी शीन बन जाती है, जैसे मच, टीच, केमिस्ट्री और मशीन। डी का तलफ़्फ़ुज़। अगर डी के बाद यू या आई आता है तो डी की आवाज़ ज यानी जीम में बदल जाती है, जैसे एजुकेशन, ग्रेजुएट और सोल्जर। जी का तलफ़्फ़ुज़। नंबर 1
जी के दो तलफ़ुज़ है। अगर जी के बाद ई आता है तो इसका तलफ़ुज़ जीम यानी जा हो जाता है। जैसे जीम, अगो, जेंटल, पेज। नंबर 2, बाकी अक्सर जगहों पर इसका तलफ़ुज़ गाफ होता है। जैसे घर, बिग, गो, बैग। एस का तलफ़ुज़। एस के ख़ास 3 तलफ़ुज़ होते हैं, जे, स और श। नंबर 1, लफ्ज़ के आखिर में बी ई, जी या डबल जी या जी ई या आई ई, ओ ई या ई या वाई में से कोई एक हो और फिर इसके बाद एस हो तो इसकी आवाज़ जे निकलती है। जैसे ट्यूब, रेंज, पेज, एज, क्राइस, हीरोज़, रुपीज़, डेज़ वगैरह वगैरह। नंबर 2, किसी लफ्ज़ के आखिर में जीएसटी, टीई, केई, पीई, पी या एफ हो और उसके बाद एस लगा हो तो उसकी आवाज़ सीन होती है, मतलब सा निकलती है। जैसे रूफ्स, शिप्स, होप्स, जोक्स वगैरह वगैरह। नंबर 3, किसी लफ्ज़ में एस या डबल एस के बाद ION या IA हो तो शीन की आवाज़ आती है। जैसे एशिया, सीज़न, मलेशिया, टेंशन वगैरह वगैरह। टी का तलफ़ुज़। टी के मुख्तलिफ़ हालतों में ये तलफ़ुज़ होते हैं, श, च, थ, द। नंबर 1, किसी लफ्ज़ में अगर टी के बाद IA, IE, IO हो तो टी की आवाज़ शीन मतलब शा निकलती है। जैसे प्रमोशन, नेशन, इनिशियल वगैरह वगैरह। नंबर 2, अगर किसी लफ्ज़ में एस के बाद TION हो या टी के बाद URE आए तो टी की आवाज़ चा में बदल जाती है। जैसे क्वेश्चन, क्रिश्चन, फ्यूचर, कल्चरल वगैरह वगैरह। नंबर 3, अगर किसी लफ्ज़ में टी के बाद एच तो कभी इसका तलफ़ुज़ थ से होता है और कभी द की आवाज़ निकलती है। जैसे थिक, धिस, थिंग, देन। नंबर 4, कभी कभी TH का तलफ़ुज़ ट से किया जाता है। जैसे टॉमसन, थॉमस वगैरह वगैरह। नंबर 5, THE को दी और दा दोनों पढ़ना सही है। इसका कायदा ये है कि अगर वावेल्स के शुरू होने वाले लफ्ज़ के शुरू में द हो तो इसे दी पढ़ा जाता है। जैसे दी ईगो। और अगर कंसोनेंट से शुरू होने वाले लफ्ज़ के शुरू में THE हो तो इसे दा पढ़ा जाता है। जैसे द कैट। किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर GH एक साथ आते हैं तो इससे F यानी फ की आवाज़ आती है। जैसे कफ, लाफ वगैरह वगैरह। नाउन, इस्म की तारीफ़ व तक़सीम। नाउन की तारीफ़, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे पेन, दहली, करीम, शॉप। नाउन की 5 किस्में हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन। नंबर 2, कॉमन नाउन। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। नंबर 4, मटेरियल नाउन। नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, इसमें मारुफा। प्रॉपर नाउन की तारीफ़, किसी शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे दिल्ली, कुरान, कासिम, पटना। कायदा, नंबर 1, प्रॉपर नाउन का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल में होता है। नंबर 2, प्रॉपर नाउन की कभी जमा नहीं बनती। नंबर 3, प्रॉपर नाउन से पहले द, एन, अ का इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन नाउन, इसमें नकरा। कॉमन नाउन की तारीफ़, जिस नाउन से गैर मुतय्यन शख्स, गैर मुतय्यन जगह या आम चीज़ का इल्म हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं।
जैसे बॉय कोई भी लड़का, मैन कोई भी आदमी। कायदा नंबर 1, कॉमन नाउन का पहला हुर्फ बड़ा नहीं होता। नंबर 2, कॉमन नाउन की जमा बनाई जाती है। कलेक्टिव नाउन, इसमें जमा। कलेक्टिव नाउन की तारीफ, जिस नाउन से एक ही ज़ात के कई अफराद के मजमूए का मफहूम पैदा होता है, इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, टीम। कायदा नंबर 1, कलेक्टिव नाउन हमेशा वाहिद होता है। नंबर 2, कलेक्टिव नाउन की अगर जमा बनाई जाती है तो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे फैमिली से फैमिलियस। मटेरियल नाउन, इसमें मादा। मटेरियल नाउन की तारीफ, जिस नाउन से किसी ऐसे मादे का मफहूम निकलता है जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वुड, गोल्ड। कायदा नंबर 1, मटेरियल नाउन हमेशा वाहिद होता है। नंबर 2, अगर इसकी जमा बनाई जाती है तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें कैफियत। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तारीफ, जिस नाउन से किसी चीज़ की भलाई, बुराई या इसकी हालत व कैफियत मालूम होती है, इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे काइंडनेस, फ्रेंडशिप। कायदा नंबर 1, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा वाहिद होता है। नंबर 2, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द, एन, अ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रोनाउन की तारीफ व तकसीम। प्रोनाउन की तारीफ, जो अल्फाज नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं इन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे ही, शी, इट वगैरह। प्रोनाउन की 8 किस्में हैं। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 3, रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 5, डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 6, इंडिफिनाइट प्रोनाउन। नंबर 7, इम्फेटिक प्रोनाउन। नंबर 8, रिसिप्रोकल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ज़मीर शख्सी। पर्सनल प्रोनाउन की तारीफ, जो प्रोनाउन किसी ख़ास शख्स, जगह या ज़ात को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसकी 3 किस्में हैं। नंबर 1, फर्स्ट पर्सन, यानी बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है और ये 2 है, आई, वी। नंबर 2, सेकंड पर्सन, मुखातिब, यानी जिससे बात की जाती है उसे सेकंड पर्सन कहा जाता है और ये 1 है, यू। नंबर 3, थर्ड पर्सन, गायब, यानी जिसके मुतालिक बात की जाती है उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है और ये 4 है। पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस, हालत फ़ाली, हालत मफूली और पॉसेसिव केस हालत इजाफत में अलग अलग हो जाती है। इसे इस नक्शे में बिला ख़ता कीजिए।
नंबर की तारीफ व तकसीम। नंबर की तारीफ जिस लफ्ज़ से नाउन के एक या एक से ज़ायद होने का इल्म होता है उसे नंबर कहते हैं। उसकी दो किस्में हैं, सिंगुलर वाहिद, नंबर दो प्लूरल जमा। सिंगुलर की तारीफ जिस नाउन से एक का मफहूम पैदा होता है उसे सिंगुलर कहते हैं, जैसे बॉय एक लड़का, गर्ल एक लड़की। नंबर दो प्लूरल की तारीफ जिस नाउन से एक से ज़ायद का मफहूम पैदा होता है उसे प्लूरल कहते हैं, जैसे बॉयज़ कई लड़के, गर्ल्स कई लड़कियाँ। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कवायद। अंग्रेज़ी ज़बान में वाहिद से जमा बनाने का कोई जामे और कुलीब कायदा नहीं है, बल्कि कुछ राइज उसूल है जिनसे कुछ मदद मिल जाती है। हर जगह काम नहीं आते। नीचे कुछ उसूल दर्ज झैल है। नंबर एक, सिंगुलर के आखिर में एज बढ़ा देने से प्लूरल बन जाता है, जैसे कैट कैट्स, फैन फैंस, बैट बैट्स, बुक बुक्स। नंबर दो, जिस लफ्ज़ के आखिर में ओ जेड एक्स सी एच के बाद में एस एच एस में से कोई एक हो तो इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके आखिर में ई एस लगाते हैं, जैसे क्लास क्लासेस, बॉक्स बॉक्सेस, ब्रश ब्रशेस, मैंगो मैंगोज, बेंच बेंचेस। नंबर तीन, जिस लफ्ज़ के आखिर में वाई हो और उससे पहले कोई कंसोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाकर जमा बनाते हैं, जैसे बेबी बेबीज़, फ्लाई फ्लाइज, स्टोरी स्टोरीज़, लेडी लेडीज़, सिटी सिटीज़। नंबर पाँच, जिस लफ्ज़ के आखिर में एम ए एन आता है इसको जमा बनाने के लिए एम ए एन को एम ई एन कर देते हैं, जैसे वुमेन वुमेन, पोस्टमैन पोस्टमैन, चेयरमैन चेयरमैन, मिल्कमैन मिल्कमैन। जेंडर की तारीफ व तकसीम। जेंडर की तारीफ जिस वर्ड के ज़रिए किसी नाउन के मुज़क्कर, मुअन्नस या बेजान होने का इल्म होता है उसे जेंडर कहते हैं। जेंडर की चार किस्में हैं। नंबर एक मिस्कोलियन जेंडर, नंबर दो फेमिनियन जेंडर, नंबर तीन कॉमन जेंडर और नंबर चार नेचर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर की तारीफ जिस नाउन से इसका मुज़क्कर होना मालूम होता है उसे मैस्कुलियन कहते हैं, जैसे मैन आदमी, किंग बादशाह, बॉय लड़का। नंबर दो फेमिनियन जेंडर की तारीफ जिस नाउन से उसका मुअन्नस होना मालूम होता है उसे फेमिनियन कहते हैं, जैसे गर्ल लड़की, मदर माँ। कॉमन जेंडर की तारीफ जिस नाउन से जानदार मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों समझ में आए उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। नेचर जेंडर की तारीफ जिस नाउन से बेजान चीज़ों का इल्म होता है उसे नेचर जेंडर कहते हैं, जैसे ट्री दरख्त, पेन कलम। मैकुलिन से फेमिनियन बनाने के कायदे। नंबर एक, कुछ नाउन के मुज़क्कर व मुअन्नस के लिए अलग अलग वर्ड होते हैं, जैसे फादर मदर, अंकल आंटी, मैन वुमेन। नंबर दो, कुछ मैस्कुलिन के आखिर में एस एस या ई एस एस बढ़ाकर फेमिनियन बनाते हैं, जैसे टाइगर टाइग्रेस, ऑथर ऑथरेस, प्रिंस प्रिंसेस। नंबर तीन, कुछ नाउन के शुरू या आखिर में मुज़क्कर व मुअन्नस पर दलालत करने वाले वर्ड बढ़ा देते हैं, जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, डॉक्टर लेडी डॉक्टर, ही गॉट शी गॉट।
अज्ज़ाए कलाम की तक़सीम। इंसान अपनी ज़बान से जो भी आवाज़ निकालता है उसका नाम वर्ड यानी लफ्ज़ है। मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों को जोड़कर एक जुमला बनाया जाता है। जुमले को सेंटेंस कहते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में ये वर्ड इंसान सिर्फ़ 8 तरह का निकाल सकता है। इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वो 8 किस्म दर्ज झैल है। नंबर 1 नाउन इस्म, नंबर 2 प्रोनाउन ज़मीर, नंबर 3 एडजेक्टिव सिफत, नंबर 4 वर्ब फ़ेल, नंबर 5 एडवर्ब मुताल्लिक़े फ़ेल, नंबर 6 प्रोपोजिशन हुर्फ़ जार, नंबर 7 कंजक्शन हुर्फ़ इल्लत, नंबर 8 इंटरजेक्शन हुर्फ़ ताज्जुब। इन 8 किस्म की मज़ीद मालूमात हम नेक्स्ट वीडियो में हासिल करेंगे। साइलेंट लेटर्स खामोश हुर्फ। अंग्रेज़ी ज़बान में कभी ऐसा होता है कि हुर्फ लिखे जाते हैं लेकिन इसका तलफ़ुज़ नहीं होता। इसे साइलेंट यानी खामोश हुर्फ कहा जाता है। ये हुर्फ लफ्ज़ के शुरू, बीच और आखिर कहीं भी हो सकता है। झैल की सतरों में इसको पहचानने के लिए कुछ कवायद लिखे जा रहे हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। नंबर 1, अगर किसी लफ्ज़ में एम के बाद या टी से पहले बी आता है तो ये बी हमेशा साइलेंट हो जाता है, जैसे बॉम्ब, कॉम, डाउट वगैरह वगैरह। नंबर 2, अगर किसी लफ्ज़ में एम के बाद एन आता है तो एन हमेशा साइलेंट हो जाता है, जैसे आइटम, हिम, किंगडम, कॉलम वगैरह वगैरह। नंबर 3, अगर किसी लफ्ज़ में एन या एस से पहले पी आता है तो पी हमेशा साइलेंट रहता है, जैसा निमोनिया, साम, न्यूमोटिक्स, साइकोलॉजी वगैरह वगैरह। नंबर 4, अगर किसी लफ्ज़ में डी, के, एफ, एम से पहले एल आता है तो एल हमेशा साइलेंट होगा, जैसे काम, साम, हाफ, काफ, वॉक, टॉक वगैरह वगैरह। नंबर 5, अगर किसी लफ्ज़ में एन से पहले के आता है तो के हमेशा साइलेंट हो जाता है, जैसे नो, नोट, नाइफ, नॉक। नंबर 6, अगर किसी लफ्ज़ में एन से पहले जी आता है तो जी हमेशा साइलेंट होगा, जैसे नेट, रिज़ाइन, डिज़ाइन, रेन वगैरह वगैरह। नंबर 7, अगर किसी लफ्ज़ में सी से पहले एस आता है तो सी हमेशा साइलेंट हो जाएगा, जैसे सेंट, साइंस, सीन, सीजन्स वगैरह वगैरह। नंबर 8, अगर किसी लफ्ज़ में एच के बाद यू, ओ यू आता है तो एच हमेशा साइलेंट हो जाएगा, जैसे अवर, ऑनर, ऑनेस्ट वगैरह वगैरह। 9, अगर किसी लफ्ज़ में यू के बाद ई, ए आता है तो यू हमेशा साइलेंट होगा, जैसे गार्ड, गार्डन, गैस, गेस्ट वगैरह वगैरह। नंबर 10, अगर किसी लफ्ज़ में डब्ल्यू हो और उसके बाद आर हो तो डब्ल्यू हमेशा साइलेंट होगा, जैसे राइट, रॉन्ग वगैरह वगैरह। नंबर 11, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में जी एच टी या जी एच आता है तो जी एच हमेशा साइलेंट रहता है, जैसे साइट, हाई, राइट, नाइट वगैरह वगैरह। नंबर 12, अगर किसी लफ्ज़ में जी से पहले डी का लफ्ज़ हो तो डी हमेशा साइलेंट रहता है, जैसे बजट, ब्रिज। नंबर 13, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में टी ई एन हो तो टी हमेशा साइलेंट रहता है, जैसे हेज़न, लिसन। नंबर 14, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में ई आता है तो ई अक्सर व बेशतर साइलेंट रहता है, जैसे टाइम, नेम, जोक, रूल वगैरह वगैरह। लेटर्स की तकसीम। तलफ़ुज़ के एतबार से लेटर्स की 2 किस्में हैं। नंबर 1 वावेल यानी हुर्फ़ इल्लत, नंबर 2 कंसोनेंट यानी हुर्फ़ सही। अंग्रेज़ी में वावेल, उर्दू में ज़बर,
ज़ेर पेश की तरह काम करता है। अंग्रेज़ी का कोई भी लफ्ज़ इसके बगैर नहीं बनता। वॉवेल्स 5 है। ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी तमाम हुर्फ कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के इस्तेमाल के कायदे। नंबर 1, जिस लफ्ज़ का पहला हुर्फ वॉवेल में से कोई एक हो और उसका तलफ़्फ़ुज़ भी वॉवेल ही की आवाज़ से हो तो उससे पहले एक, कोई या किसी का तर्जुमा करने के लिए एन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एन एलिफेंट, एक हाथी, एन ऑक्स, एक बैल, एन एप्पल, एक सेब। नंबर 2, जिस लफ्ज़ के शुरू में कंसोनेंट हो और उसका तलफ़्फ़ुज़ भी कंसोनेंट की आवाज़ से ही हो तो इससे पहले एक, कोई, किसी का तर्जुमा करने के लिए अ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अ बर्ड, एक परिंदा, अ बुक, एक किताब। नंबर 3, जिस लफ्ज़ की शुरुआत तो कंसोनेंट से हो लेकिन आवाज़ वॉवेल किया है तो इसमें एक, कोई, किसी का तर्जुमा करने के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एन आवर, एक घंटा, एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार। नंबर 4, जिस लफ्ज़ की शुरुआत तो वावेल से हो लेकिन आवाज़ कंसोनेंट किया है तो इसमें से एक, कोई, किसी का तर्जुमा के लिए अ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ यूनिवर्सिटी, एक जामे, अ यूज़फुल, एक मुफीद। चलिए अब हम मालूमात हासिल करते हैं वर्ब के बारे में। हमारा जो दूसरा पोर्शन है वो है वर्ब। तो सबसे पहले शुरू करते हैं द वर्ब एंड इट्स टाइप। तो वर्ब क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब वो चीज़ है जिससे किसी काम का करना या होने का पता चलता है। इस सेंटेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। He told me an interesting story. उसने मुझे एक मज़ेदार कहानी सुनाई। इसमें काम हुआ है सुनाने का, मतलब टोल्ड, जो पास्ट फॉर्म में है। यहाँ पर ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुई है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। इसमें इज़ वर्ब है जो बी की फॉर्म है, यहाँ पर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमें बता रही है कि सब्जेक्ट कुछ है, तो इसीलिए इज़ यहाँ पर वर्ब है। इज़ यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। एक एग्जांपल और लेते हैं। दिस बॉय सीम्स टायर्ड, ये लड़का थका हुआ लगता है। इसमें सीम्स वर्ब है जो बॉय के स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। उसकी हालत के बारे में बता रही है कि वो थका हुआ है। इस तरह से गाइस हम देखते हैं कि वर्ब एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। अ वर्ब कैन बी वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड, इट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट। वर्ब एक लफ्ज़ भी हो सकता है और एक से ज़ायद लफ्ज़ भी हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। ही राइट्स अ लेटर, इसमें राइट एक वर्ब है जो ही की एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक ख़त लिख रहा है। इसमें राइटिंग वर्ब है। ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर्स, वो एक घंटे से ख़त लिख रहा है। इसमें हैज़ बीन राइटिंग ये वर्ब है। और एक एग्जांपल लीजिए कि ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, वो एक घंटे से ख़त लिख रहा होगा। इसमें विल हैव बीन राइटिंग ये वर्ब है। इन सब एग्जांपल्स में वर्ब अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरह से है, तो हम देख सकते हैं कि वर्ब की अलग अलग एक्शंस है। और हम ये जान चुके हैं कि वर्ब
एक हुर्फ भी हो सकता है और एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। अब फोकस करते हैं गाइस काइंड्स ऑफ वर्ब के काइंड पर। अब वर्ब की कैटेगरी की बात करें तो हम वर्ब को दो किस्म में तकसीम कर सकते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में आती है प्रिंसिपल वर्ब जिसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं, दूसरी आती है लिंकिंग वर्ब और तीसरी आती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये भी दो तरह की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकेंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसी तरह नॉन फाइनाइट वर्ब भी तीन तरह की होती है, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। वन बाय वन इंशाल्लाह इन सब पर फोकस करते हैं। दोस्तों अगर वर्ब की कैटेगरी की बात करें तो फाइनाइट वर्ब को कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स वर्ब रेगुलर है या इर्रेगुलर है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, या कॉजेटिव वर्ब है या फैक्टेटिव वर्ब है, या स्टेटिव वर्ब है या डायनामिक वर्ब है। ऐसी बहुत सारी कैटेगरी में वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब को। फाइनाइट वर्ब की तारीफ इस तरह से है कि अ फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब that change its form according to the tense of the sentence, the number and person of the subject. It is the main verb of the sentence or a clause. Finite verb वो verb होती है जो सब्जेक्ट के बाद यूज़ होती है और सब्जेक्ट और पर्सन के मुताबिक अपने आप को चेंज कर सकती है। सेंटेंस के पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है तो वो डेफिनेटली फाइनाइट वर्ब ही होगा। अब देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। द वर्ब दैट इज नॉट इफेक्टेड बाय पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। is act as noun, adjective and adverb. नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब होती है जिसमें सब्जेक्ट कितने हैं और पर्सन्स के बारे में वर्ब पर कोई भी असर नहीं पड़ता और ना ही जुमले पर कोई असर पड़ता है। मतलब सब्जेक्ट कोई भी हो, सेंटेंस पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, वर्ब पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता, वो जैसे कि तैसे रहती है। एग्जाम्पल की मदद से हम जानते हैं कि कौन सी वर्ब फाइनाइट होती है और कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। इसमें दो वर्ब है, लाइक और रीड। लाइक इस सेंटेंस की मेन वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के बाद में यूज़ हुई है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज भी कर सकती है। इन केस अगर हम सब्जेक्ट के पर्सन को चेंज कर देते हैं तो वो वर्ब अपने आप को चेंज कर लेंगे। अगर हम आई को ही की जगह यूज़ करते हैं तो सेंटेंस हो जाएगा आई लाइक्स रीडिंग बुक, मतलब लाइक्स हो जाएगा सिंगुलर। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है लेकिन रीडिंग्स पर कोई असर नहीं पड़ा है। अगर हम सेंटेंस को पास्ट में चेंज करें तो सेंटेंस हो जाएगा आई लाइक्ड रीडिंग बुक्स। इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर लाइक की फॉर्म चेंज हुई है, रीडिंग पर कोई असर नहीं पड़ा है। तो हम समझ गए कि लाइक यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है और रीडिंग यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि दिस चेयर इज़ ब्रोकन, ये कुर्सी टूटी हुई है। यहाँ पर इज़ फाइनाइट वर्ब है और ब्रोकन नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिर्फ इस की जो फॉर्म है वो चेंज हुई है, मीन्स बी की फॉर्म चेंज होंगी। ब्रोकन पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर इस फाइनाइट है और ब्रोकन इनफाइनाइट वर्ब है। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है जिसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं। A principal verb is the verb that provides information and it used to express action. It functions as the main verb of the sentence or a clause.
प्रिंसिपल वर्ब वो वर्ब होती है जो कुछ इन्फॉर्मेशन देती है और एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स हमें बताती है कि कुछ काम हो रहा है, कुछ काम होने के ताल्लुक में बताती है, और यही सेंटेंस की मेन वर्ब होती है। एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। इसमें काम हो रहा है देने का, मतलब गेव, ये है मेन वर्ब जो ही मतलब सब्जेक्ट की एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। यहाँ पर टोल्ड जो है वो मेन वर्ब है जो सब्जेक्ट के एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। द चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है, इसमें जो वर्ब है वो है वीप। चलिए अब फोकस करते हैं लिंकिंग वर्ब पर। अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू अ वर्ड और अ फ्रेज एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब किसी भी सब्जेक्ट को एक ऐसे फ्रेज के साथ जोड़ देती है या एक ऐसे वर्ड के साथ जोड़ देती है जो इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के ताल्लुक से, और उस वर्ड या फ्रेज को हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। वो सब्जेक्ट के ताल्लुक से कॉम्प्लीमेंट देता है, इसलिए हम उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसका एक फार्मूला है, चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के सूरत में हम नाउन, एडजेक्टिव और पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं। सम लिंकिंग वर्ब्स आर बी, इज, आर, एम, was, were, become, look, seems, grow, taste, appear, feel, get, etc. चलिए गाइस एक मिसाल के ज़रिए इनको समझ लेते हैं कि दे आर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स है या वो तालिबे इल्म हैं। यहाँ पर आर एक लिंकिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट से जोड़ रही है, सब्जेक्ट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे रही है। वो बता रहा है कि वो क्या है, तो हमको इसका आंसर मिलता है कि वो स्टूडेंट्स है। अब यहाँ पर हम समझ गए होंगे कि आर जो है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन को यूज़ कर रहा है। दूसरी एग्जांपल लेते, ही लुक्स हैप्पी, वो खुश दिखाई देता है। यहाँ पर लुक्स लिंकिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। दे सीम टायर्ड, वो थके हुए दिखाई देते हैं। इसमें सीम लिंकिंग वर्ब है जो दे के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। चलिए अब फोकस करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब पर, हेल्पिंग वर्ब पर। ऑक्सिलरी वर्ब are the verb that are used to help the main verb to express its meaning in accordance with tense or mood. Auxiliary verb वो वर्ब होती है जो कि मेन वर्ब के साथ में यूज़ की जाती है टेंस को डिफ़ाइन करने के लिए या फिर मूड को डिफ़ाइन करने के लिए। ये दो तरह की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या है। वो सब बी है, मतलब इज़, आर, एम, वाज, वेयर। डू में डू, डज, डिड। हैव में हैज़, हैव, हैड। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि दे आर प्लेइंग, यहाँ पर जो काम है वो है खेलने का, जो किसके ज़रिए हो रहा है, दे के ज़रिए, सब्जेक्ट के ज़रिए। यहाँ पर जो सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो है प्ले, और इनकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है जो प्ले के साथ जुड़ी हुई है वो है आर। एक और एग्जांपल लेते हैं कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है फिनिश्ड और जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है हैव। और एक एग्जांपल लेते हैं कि आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है।
इसमें हैव मेन वर्ब है और हम देख रहे हैं कि इसमें किसी और वर्ब को यूज़ किया नहीं गया है, इसलिए इस सेंटेंस में हैव मेन वर्ब है और इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। और एक सेंटेंस लेते हैं कि आई डू माई वर्क, तो इसमें जो डू है ये मेन वर्ब की तरह यूज़ की गई है, हेल्पिंग वर्ब की मानिंद यूज़ नहीं की गई है। इस तरह हम देख सकते हैं कि बी की जो फॉर्म है और डू की जो फॉर्म है उसको हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। अ मॉडल वर्ब is a verb that is used with the main verb to indicate mood or tense. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती है जो टेंस को बताने के लिए या मूड को बताने के लिए मेन वर्ब के साथ में यूज़ की जाती हैं, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड, यूज टू। एग्जाम्पल की मदद से इनको समझ लेते हैं कि यू कैन जम्प, तुम कूद सकते हो। इसमें जम्प जो कि मेन वर्ब है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो इसके अंदर जुड़ा है वो है कैन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। यहाँ पर जो रेन है ये मेन वर्ब है और उसके साथ में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जुड़ा हुआ है मे। चलिए गाइस, अब देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। ये 3 तरह की होती है, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। चलिए सबसे पहले देखते हैं इन्फिनेटिव के बारे में। एन इन्फिनेटिव इज अ वर्ब फ्रॉम दैट एक्ट as a noun, an adjective or an adverb in a sentence. It is formed with 2 plus bs form of the verb. इन्फिनेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी भी सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव या वो एडवर्ब की शक्ल में यूज़ की जा सकती है और इसकी स्ट्रक्चर होती है 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीन्स 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव 2 तरह के होते हैं, एक जिसके साथ 2 का इस्तेमाल होता है और दूसरा जिसके साथ 2 का इस्तेमाल नहीं होता है। जिन इन्फिनेटिव के साथ हम 2 का यूज़ नहीं करते उन्हें हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। वो भी सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की शक्ल में यूज़ किए जाते हैं, जैसे टू प्ले, टू ईट, टू राइट, टू बाय। इस तरह से हम इन्फिनेटिव की फॉर्म बनाते हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं कि आई लाइक टू स्विम, मुझे तैरना पसंद है। इसमें 2 वर्ब है, लाइक और स्विम। लाइक इस सेंटेंस की मेन वर्ब है जो कि काम को दर्शाती है और लाइक इस सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब है, जबकि टू स्विम इस सेंटेंस की नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसके साथ 2 की फॉर्म को इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए ये इन्फिनेटिव है और सेंटेंस में नाउन के रूप में इस्तेमाल की गई है। एक और एग्जांपल लेते हैं, टू वॉक इज़ यूज़फुल, टहलना मुफीद है। यहाँ पर टू वॉक इसका सब्जेक्ट है, इसीलिए इसे नाउन के फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ में 2 की फॉर्म को इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये इन्फिनेटिव है और नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब देखते हैं कि जीरंड क्या होते हैं। अ जीरंड is the verb that is formed with a verb by adding ing and act as a noun. जीरंड वर्ब की वो फॉर्म होती है जिसमें ing ऐड की जाती है और ये किसी भी सेंटेंस में नाउन की जगह लेती है। प्लेइंग, स्विमिंग, डांसिंग, लर्निंग। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। इस सेंटेंस में लाइक जो है वो मेन वर्ब है, स्विमिंग जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है और उसके साथ में ing लग गया, इसलिए ये जीरंड है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं कि वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है और वॉकिंग जो है हम सब्जेक्ट के रूप में जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर ing लग गया है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये जीरंड है। गाइस, किसी भी सेंटेंस में जहाँ पर इन्फिनेटिव नाउन के रूप में यूज़ हुआ है
वहाँ पर हम उसकी जिरंड फॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। वॉकिंग इज़ यूज़फुल। यहाँ पर जो वॉकिंग है वो सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन जिरंड फॉर्म में है। इसकी जगह हम इन्फिनेटिव को भी यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि टू वॉक इज़ यूज़फुल। दोनों भी सेंटेंस करेक्ट है। चलिए एक मिसाल और ले लेते हैं कि आई लाइक स्विमिंग। मुझे तैरना पसंद है। यहाँ पर स्विमिंग जो है ये ऑब्जेक्ट की शक्ल में यूज़ हुआ है। इसकी जगह हम इन्फिनेटिव को भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि आई लाइक टू स्विम। ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। जब किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव नाउन के रूप में फंक्शन करता है तो उसकी जगह हम उसके जिरंड फॉर्म को भी यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा हम हमेशा नहीं कर सकते। सब्जेक्टिव केस में हम जिरंड की जगह इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनमें हम सिर्फ जिरंड फॉर्म को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि पार्टिसिपल क्या है। अ पार्टिसिपल इज़ अ वर्ड that is formed from a verb and act as verb, an adjective and an adverb. पार्टिसिपल वो वर्ड होता है जो किसी वर्ब से बनता है और किसी भी सेंटेंस में ये वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की जगह यूज़ किया जा सकता है। 3 किस्म के पार्टिसिपल होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करने पर बनता है, जो कि जिरंड की तरह दिखाई देता है, जैसे कि हियरिंग, जंपिंग, सीइंग, वॉकिंग एट्सेट्रा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझ लेते हैं कि दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। इसमें प्ले जो कि सेंटेंस की मेन वर्ब है और आईएनजी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। गाइस ये वर्ब की शक्ल में यूज़ की गई है, इसीलिए हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहे हैं। किसी नाउन की शक्ल में यूज़ नहीं की गई। अगर नाउन की शक्ल में यूज़ की जाती तो इसे जिरंड कहते। एक एग्जांपल और लेते कि आई सॉ अ बर्निंग हट, मैंने एक जलती हुई झोपड़ी देखी। इसके अंदर 2 वर्ब है, सॉ और बर्न। सॉ इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। सॉ जो है वो फाइनाइट वर्ब है और बर्न ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर दिया गया और इस तरह से वो बन गया बर्निंग। अब देखते हैं सेकेंड वाला, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे ब्रोकन, ये ब्रोक की थर्ड फॉर्म है। लॉस्ट ये लूज की थर्ड फॉर्म है। वुंडेड ये वुड की थर्ड फॉर्म है, एट्सेट्रा। एक मिसाल लेते हैं कि देयर इज़ अ ब्रोकन चेयर, यहाँ पर एक टूटी हुई चेयर है। यहाँ पर जो ब्रोकन है ये थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल है। एक एग्जांपल और लेते हैं कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। इसमें फिनिश्ड मेन वर्ब है और जो वर्ब है उसकी ये थर्ड फॉर्म है, इसलिए फिनिश्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। आइए अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएंगी। इसका इस्तेमाल गाइस हम कब करते हैं, जब एक काम पूरा कंप्लीट होने के बाद अब दूसरा काम किया जा रहा है, तब यूज़ करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। एक एग्जांपल लेते हैं कि ही टुक हिज फूड, ही वेंट टू स्कूल, उसने अपना खाना लिया स्कूल और वो स्कूल चला गया। इस सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। जो काम पहले होता है हम उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज़ करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके हम ये सेंटेंस ऐसे ही बना सकते हैं कि हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू स्कूल। इन दोनों ही जुमलों का मीनिंग सेम है और इस तरह से हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। जो काम पहले होता है हम उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमने इस सेंटेंस में टुक को हैवन टेकन किया है। तो गाइज़ ये था वर्ब और उसके टाइप पर ये वीडियो।
चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। खुशामदीद दोस्तों, आपका फिर से इस्तकबाल है मेरे चैनल एम स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको टेंस बताऊंगा। उर्दू में बोले तो ज़माने। मेरे हिसाब से ये इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जो आज भी बहुत से स्टूडेंट के लिए मसला बना हुआ है, क्योंकि टीचर्स इसको पढ़ाने की जगह पढ़ाते हैं मगर स्टूडेंट इसको समझने की जगह रट्टा मारने लग जाते हैं। लेकिन उसकी भी एक वजह है जी, क्योंकि हमें समझने नहीं आता और हम क्वेश्चन नहीं करते। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इसको डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। अगर मेरी वीडियो देखने के बावजूद भी आप इसको अपनी डेली ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों में यूज़ नहीं करते तो मेहरबानी करके मेरी ये वीडियो बंद कर दीजिए। शुक्रिया। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। टेंस मतलब ज़माना। तो सबसे पहले दोस्तों, ज़माना कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। ज़माने माजी, ज़माने हाल और ज़माने मुस्तकबिल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ज़माने हाल जो अभी चल रहा है, ज़माने माजी जो बीत चुका है, ज़माने मुस्तकबिल जो आने वाला है। इन 3 ज़मानों के अलावा भी कोई ज़माना होता है क्या? नहीं होता है ना। तो चलिए आगे। प्रेजेंट टेंस मतलब ज़माने हाल, पास्ट टेंस यानी ज़माने माजी, फ्यूचर टेंस यानी ज़माने मुस्तकबिल। इन तीनों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। और अच्छी बात यह है कि इन 4 हिस्सों को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। अगर एक चीज़ समझ में आ गई तो बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। अब ये 4 किस्में कौन सी है जिनमें इनको बांटा गया है? पहली किस्म है इंडेफिनिट। इसमें ऐसे जुमले आते हैं जिसमें वक्त तय नहीं होता, वक्त का पता नहीं चलता, यानी कि वो कब शुरू हुए और कब ख़त्म होंगे। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। कब से खेलता हूँ, कब तक खेलूँगा पता नहीं। मैं उर्दू बोलता हूँ, कब से बोलता हूँ, कब तक बोलूँगा पता नहीं चलता। आई स्पीक उर्दू। मतलब ऐसे जुमलों में हमको वक्त का पता नहीं है। यहाँ पर वक्त डिफाइन नहीं है, इसीलिए इसे इनडिफिनाइट कहा जाता है। अब चलते हैं दूसरी किस्म की तरफ, कॉन्टिन्यूअस टेंस या कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू में कहते हैं जारी रहना, चलते रहना। इस किस्म के अंदर भी हमें काम कब शुरू हुआ कब ख़त्म होगा मालूम नहीं, लेकिन इसमें काम चल रहा है इतना हम लोगों को मालूम है। जैसे मिसाल के लिए मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। कब से खेल रहा हूँ, कब तक खेलूँगा कुछ पता नहीं, लेकिन काम जारी है। तो ये आ गया कंटिन्यूअस में। तीसरा टेंस आता है परफेक्ट टेंस। वो टेंस जिसमें काम का पूरा हो जाने का पता चलता है, उसे परफेक्ट टेंस कहते हैं। मतलब कोई काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, चुकी हूँ। ये सब चीज़ें क्या बताती है? काम हो चुका है। और ये सारी चीज़ें आती है परफेक्ट टेंस में। 3 किस्में हो चुकी है, अब चौथी किस्म है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये चीज़ क्या होती है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। परफेक्ट टेंस में हमने क्या समझा था? काम कंप्लीट हो चुका है। और कंटिन्यूअस उसमें कि कोई काम जारी है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है कि कोई काम हो चुका है और जारी भी है। समझ में नहीं आया ना? चलिए मिसाल के ज़रिए से समझते हैं कि मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। सुबह से मतलब किसी वक्त से खेल रहा हूँ। और कंटिन्यू है, अभी भी खेल रहा हूँ, फ़िलहाल अभी खेल रहा हूँ और आगे भी खेलूँगा। और एक मिसाल ले लीजिए कि मैं पिछले 5 सालों से उर्दू बोल रहा हूँ। पिछले 5 सालों से उर्दू बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा।
तो ऐसे जुमले किस टेंस में आते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी चारों किस्में समझ लिए हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट में वो वाक्यात आते हैं जिसमें टाइम डिफाइन नहीं होता, कब शुरू हुए और कब ख़त्म होंगे। कंटिन्यू में वो वाक्य या वो जुमले आते हैं जिसमें काम चल रहा है, जिसमें काम जारी है, कंटिन्यू है। इसमें भी काम कब चालू हुआ, कब तक चलेगा, इस बात का पता नहीं। परफेक्ट टेंस में वो जुमले आते हैं जिनमें काम कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें कोई काम किसी वक्त से शुरू हुआ, मुकम्मल हो चुका है और आगे जारी रहने का हमें एहसास होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों इन चारों किस्मों को हम ज़मानों में फ़िट करेंगे, मतलब ज़माने हाल, ज़माने माजी और ज़माने मुस्तकबिल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो अब हम प्रेजेंट टेंस में इनको फिट करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फिर फ्यूचर का आएगा फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन तीनों ज़माने की चार चार किस्मों के हिसाब से ये हुए 12। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में इन 12 किस्मों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल एम स्टडी सेंटर पर। तो दोस्तों मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। उस पहले वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, अगर नहीं देखी है तो अभी देख लीजिए। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, 3 किस्म होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन्हीं 3 किस्मों को 4-4 किस्मों में तकसीम किया गया है और टोटल मिलाकर ये हो गए 4 × 12। और इन्हीं 12 किस्मों को समझाने का मैंने आज वादा किया था। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 12 किस्म आपने अगर समझ ली तो पूरे टेंस समझ लिए, क्योंकि पूरे टेंस इन्हीं 12 किस्मों में हैं। हमको ये 12 किस्में आसानी से समझ में आए, इसलिए मैं कुछ सुविधा करना चाहता हूँ। यानी इनको समझने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज़ है, इसको समझे बिना हम टेंस नहीं समझ सकते। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये 3 नाम आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई ना कोई जगह पर ज़रूर सुने होंगे। इन 3 चीज़ों में सबसे अहमियत का हामिल है वर्ब। वर्ब को हम उर्दू में कहते हैं काम। सब्जेक्ट का मतलब कोई भी आदमी, जैसे मैं, तुम, वो, हम, अहमद, सलमा वगैरह वगैरह। और ऑब्जेक्ट का मतलब कोई चीज़। अब ये तीनों मैंने बता दिए। अब ये तीनों समझ में आने के लिए हमें एक मिसाल लेना होगी। पहला एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ कि मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। इसमें आई सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और प्ले वर्ब है। अब आपने वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म का तो नाम सुना ही होगा। ये किस काम आती है समझाता हूँ। देखिए अभी हमारे पास जुमला है, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। इसमें प्ले जो है वो वर्ब है और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब मान लो इसी की जगह हमारे पास जुमला होता कि मैं फ़ुटबॉल खेलता था, तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की ये बदल जाती सेकेंड फॉर्म, यानी कि प्ले की जगह आ जाता प्लेड, आई प्लेड फुटबॉल। यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्ब चेंज हुआ है। फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म, प्ले की जगह प्लेड। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्लियर हो गया। सब्जेक्ट किसी आदमी को कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को कहते हैं और वर्ब किसी काम को कहते हैं।
अब हम चलते हैं उन टेंस के उन 12 किस्मों की तरफ जिन्हें समझने से हमें टेंस समझ में आएंगे, और इन सब को मैं एग्जाम्पल दे देकर समझाऊंगा। एग्जाम्पल्स को समझने के लिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब समझने की ज़रूरत है, जो हम समझ चुके। चलो अब शुरू करते हैं। तो यार पहले तो अब हम ये इनडिफिनिट वाले समझ लेते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। पहले हम समझते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। हाँ, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। 3 टाइप्स के इसमें मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसे इंग्लिश में बोले तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और उर्दू में बोले तो इकरारिया, इनकारिया और सवालिया जुमला। इनके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स है जो हमें याद करने हैं, उसके बाद ये हिस्सा कंप्लीट। तो शुरू करते हैं। मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है, किताबें ऑब्जेक्ट है, पढ़ता हूँ वर्ब है। तो सब्जेक्ट आई, रीड वर्ब और बुक्स ऑब्जेक्ट। चलिए इसी को निगेटिव में बनाते हैं। मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड बुक्स। यहाँ डू नॉट क्यों आया ये मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि आई सब्जेक्ट, रीड वर्ब और बुक्स है ऑब्जेक्ट। इसी का हम एक इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया, क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ, डू आई रीड बुक्स। चलिए यहीं से हम उसूल शुरू करते हैं। पहला उसूल ये कि यहाँ डू पहले क्यों आया। दोस्तों, कोई भी जुमला क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों से शुरू होता है तो वहाँ सब्जेक्ट से पहले डू या डस लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर डू का ही इस्तेमाल क्यों किया गया, डस का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। तो मैं आपको बता दूँ, डस का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे किया जाता है। इसी से हमारा दूसरा उसूल भी निकलता है। मैंने आपको बताया था डू नॉट क्यों आया, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर आई की जगह कोई सिंगुलर नाउन होता, ही, शी, इट वगैरह, तो यहाँ पर डज नॉट का यूज़ होता। क्योंकि आई एक प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ पर डू नॉट का यूज़ हुआ है। चलिए दूसरा रूल देखते हैं कि आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। इसके साथ भी एक छोटा सा उसूल है। इसमें अगर सिंगुलर नाउन हो, ही, शी, इट वगैरह, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ता है। जैसे ही गोज टू कॉलेज, ही रीड्स बुक। अब इन तीनों के रूल या उसूल याद हो गए। अब लास्ट 2 रूल याद करने के रह गए। सिंपल से ही है, समझ में आ जाएंगे। उसूल नंबर 1, कभी भी कोई जुमला हु से शुरू होता है तो उसके साथ डू या डस का इस्तेमाल नहीं होता है। मिसाल के तौर पर हु गोज टू कॉलेज, कॉलेज कौन जाता है। एक मिसाल और लेते हैं, हु मेक अ नॉइस, शोर कौन मचाता है। तो यहाँ पर हमने डू और डस का इस्तेमाल नहीं किया। एक लास्ट उसूल और याद कर दीजिए कि कभी भी जुमले में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होता है तो मेन वर्ब में से एस या ई एस हटा दिया जाता है। भाई मेन वर्ब तो काम करना ही हो गया ना, नहाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, रहता हूँ। अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट पर। इस वाले हिस्से में भी हम वही 3 किस्में लेंगे, इनकारिया, इकरारिया और सवालिया जुमला, और उसके बाद इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स और फिर ये हिस्सा भी ख़त्म। पहले तो मैं आपको बता दूँ, इस टेंस के अंदर कोई काम हो चुका है। देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इस टेंस में पहले रूल समझ लीजिए। रूल्स के साथ साथ हम एग्जाम्पल लेते हुए इस टेंस को समझते जाएंगे। इसका पहला उसूल ये है कि इकरारिया जुमले में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेंगी। मिसाल के तौर पर तुम उर्दू बोलते थे या तुमने उर्दू बोली, यू स्पोक उर्दू। यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, ऑब्जेक्ट है उर्दू और स्पोक है वर्ब। और स्पोक
वर्ब की दूसरी फॉर्म है। चलिए इसी जुमले को हम निगेटिव में बदल कर देखते हैं। करना कुछ नहीं है, तुम उर्दू बोलते थे को ये कहना है कि तुम उर्दू नहीं बोलते थे। डिड नॉट स्पीक उर्दू। अरे यहाँ पे डिड नॉट जुड़ गया, स्पोक बन गया स्पीक। हाँ, यही तो उसूल है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट जुड़ता है। ऐसा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और डिड नॉट लग गया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएंगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्पोक बन जाएगा वापस से स्पीक। देखिए दोस्तों, जहाँ भी डिड जुड़ेगा वहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएंगी, ये याद रखिए। अब इसी जुमले को हम इंट्रोगेटिव में बदलते हैं, सवाल या जुमला में बदल कर देखते हैं। कैसे बोलेंगे इसको? क्या तुम उर्दू बोलते थे? डिड यू स्पीक उर्दू? दोस्तों यहाँ पर डिड पहले आ चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू डस का इस्तेमाल कर रहे थे या जुमलों में पहले हम डू डस ही तो लगा रहे थे ना। यहाँ पर हम डिड से जुमले को शुरू करेंगे। डिड यू स्पीक उर्दू? स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पोक नहीं है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। स्पीक यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर डिड लग गया है, और जहाँ भी डिड लगेगा वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएंगी। ठीक है, ये तीनों के उसूल आपको याद हो गए कि इकरारिया जुमले में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेंगी, निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट जुड़ता है, और सवालिया जुमले में डिड सब्जेक्ट से पहले होगा। लास्ट उसूल और याद कर दीजिए कि हु से शुरू होने वाले जुमले में डिड का इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पर कॉलेज कौन गया? हु वेंट टू कॉलेज। यहाँ पर डिड नहीं आया ना, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल गई। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। ये हिस्सा भी हमारा ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। इसको भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, इकरारिया, इनकारिया और सवालिया जुमला के भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। वो रूल्स देखते हैं और फिर क्लास की छुट्टी। देखिए, इस वाले टेंस में मुस्तकबिल में होने वाले काम को बताया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं एक मिसाल लेता हूँ कि आप उर्दू बोलेंगे, यू विल स्पीक उर्दू। यहाँ पर विल लग जाएगा विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेंगी। देखिए, मैंने यहाँ पर स्पीक बोला है, स्पोक नहीं बोला, बस इतना याद रखना है। शैल और विल का लफड़ा होता था पहले, लेकिन अब ये नहीं है। अब सिर्फ आप विल याद रखिए। अब इसी को हम निगेटिव में रहते हैं। आप उर्दू नहीं बोलेंगे, यू विल नॉट स्पीक उर्दू। यहाँ पर कुछ फर्क लगा आपको? बस यहाँ पर विल के बाद नॉट लगा है। नॉट कहाँ जुड़ा है? विल के बाद और वर्ब से पहले। वर्ब क्या है हमारा यहाँ पर? स्पीक। फ्यूचर इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल लेते, क्या तुम उर्दू बोलोगे? विल यू स्पीक उर्दू? यहाँ पर क्या हुआ है? कुछ फर्क दिख रहा है? विल जो है वो यू से पहले आ चुका है। इंट्रोगेटिव में विल को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने इंडेफिनिट को कंप्लीट समझ लिया। आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा है, पास्ट इंडेफिनिट देखा है और फ्यूचर इंडेफिनिट देखा है। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये है जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुशामदीद दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल एम स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, हम आपके साथ में टेंस डिस्कस कर रहे थे, ज़माने। मैं आपको बता दूं कि ये टेंस की सीरीज़ का 3रा पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोनों पार्ट्स की आपको लिंक मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से आपको पहले देख लेना चाहिए, बाद में ये 3रा पार्ट देखिए। आज हम सीखेंगे कंटिन्यूअस टेंस, कंप्लीट समझ जाएंगे और इसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूअस वर्ड का मतलब समझिए। काम चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। ये सारे काम किस में हो रहे? प्रेजेंट में, आज में। तो इसे किस में गिना जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये हो गया एक हिस्सा। इसी चीज़ को हम कल पर अप्लाई करते हैं।
बीते हुए कल पर, बीते हुए कल में इसी जुमलों को बोले तो हम कैसे बोलेंगे कि कल मैं खा रहा था, कल मैं पी रहा था, कल मैं पढ़ रहा था, वगैरह वगैरह। मतलब कल ये सारी चीज़ें हो रही थी, तब कल ये सारी चीज़ें कंटिन्यू थी जिन्हें मैं आज बता रहा हूँ। तो इसे किस में गिना जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। इसी तरह ये सारी बातें फ्यूचर में भी हो सकती है, जैसे कल मैं खा रहा हूँगा, कल मैं पी रहा हूँगा, कल मैं सो रहा हूँगा, वगैरह वगैरह। इन सब जुमलों को हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। कहने का मतलब ये है कि तीनों ज़मानों में काम चल रहा है। प्रेजेंट टेंस में ये काम जो है वो रहा है, और कंटिन्यूअस में रहा था से समझा जाएगा, और फ्यूचर में रहा होगा से समझा जाएगा। और ये तीनों को हम अपने चार्ट के हिसाब से देखें तो आज ये तीनों ही हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले जुमलों को लेंगे। अगर इसमें मैं आपको इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाने के लिए दूँ कि मान लो कि मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, इसी का एक नेगेटिव दूँ कि मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, और उसी का एक सवालिया दूँ क्या मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, तो इन तीनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी हमें इनके अगर रूल्स पता होंगे तो इन्हें ट्रांसलेट करना इतना आसान हो जाएगा कि हम कैसे भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से हमको पहले रूल समझ लेने चाहिए। बहुत ही सिंपल से रूल है, आराम से समझ में आ जाएंगे। रूल नंबर 1, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा या आईएनजी जुड़ेगा, जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्विमिंग, प्लेइंग, वगैरह वगैरह। दूसरा रूल इज़ एम आर का इस्तेमाल। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल। एम का मसला तो छोड़ ही दीजिए, एम हमेशा आई के साथ में ही आएगा। मिसाल के तौर पर आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचर, तो जुड़ रहा है ना आई के साथ सिर्फ और सिर्फ एम। अब इज़ हमेशा सिंगुलर पर्सन के साथ में ही जुड़ेगा, जैसे ही इज़, शी इज़, इट इज़, वगैरह वगैरह। अब रही बात आर की, तो आप सोच ही सकते हैं कि जब इस सिंगुलर के साथ जुड़ रहा है तो आर प्लूरल के साथ जुड़ेगा, दे के साथ, वी के साथ, ठीक है। और यू के साथ भी, यू आर, वी आर, दे आर। निगेटिव सेंटेंस में इज़ एम आर के बाद नॉट लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब सवालिया जुमले में सब्जेक्ट के पहले इज़ एम आर लगता है। अब हमें सेंटेंस बनाने चाहिए। चलिए हम वही सेंटेंस देखते हैं। मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ का बनेगा आई एम प्लेइंग फुटबॉल। चलिए दूसरा है मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ का बनेगा आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तीसरा जो है, जो सवालिया है, क्या मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा एम के बाद सब्जेक्ट आ गया और लास्ट में जाकर क्वेश्चन मार्क आ गया। प्ले जो कि वर्ब है उसके साथ में आईएनजी लग गया, और इसी के साथ साथ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ख़त्म होता है। अब चलते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। दोस्तों इस टेंस में ऐसी चीज़ें बताई जाती है जो पास्ट में चल रही थी। मैंने स्टार्ट में आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाया था कि मैं पढ़ रहा था, मैं खेल रहा था, तो इसके भी 3 जुमले बन सकते हैं। जैसे इकरारिया में मैं फ़ुटबॉल खेल रहा था, इनकारिया में मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल रहा था, और सवालिया में क्या मैं फ़ुटबॉल खेल रहा था। इन तीनों को भी इंग्लिश में बदलने के लिए हमको कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स याद रखने होंगे। नंबर 1, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। नंबर 2, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वेयर। नंबर 3, निगेटिव में वाज वेयर के बाद नॉट लगेगा। नंबर 4, इंट्रोगेटिव में वाज वेयर सब्जेक्ट के पहले लगेगा। हम लोगों ने जो उर्दू के जुमले उठाए थे उसी को अब हम इंग्लिश में तब्दील करते हैं।
पहला जुमला था हमारा मैं फ़ुटबॉल खेल रहा था, उसे इंग्लिश में तब्दील करते हैं आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। दूसरा जुमला था हमारा मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल रहा था, उसे इंग्लिश में तब्दील करते हैं कि आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। हमारा तीसरा जुमला था क्या मैं फ़ुटबॉल खेल रहा था, उसे इंग्लिश में तब्दील करते हैं वाज आई प्लेइंग फुटबॉल। सब्जेक्ट से पहले वाज आया है और वर्ब के साथ में आईएनजी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पोर्शन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्यूचर में कोई काम होने वाला है की तरफ बात होती है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब ये हो रहा है कि कोई काम हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँगा, मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल रहा हूँगा, क्या मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँगा। इनके लिए भी कुछ इम्पोर्टेंस रूल है, चलिए देखते हैं। सिंगुलर और प्लूरल के साथ में विल बी का इस्तेमाल होगा। नंबर 2, निगेटिव जुमले में बी से पहले नॉट लगेगा, जैसे शी विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल पहले लगेगा। जब हम हमारे उर्दू के जुमलों को इंग्लिश में तब्दील करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से हमारे समझ में आ जाएगा। चलिए पहला जुमला देखते हैं कि मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँगा, इसे इंग्लिश में तब्दील करते हैं आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। चलिए हमारा दूसरा जुमला मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल रहा हूँगा, इसे इंग्लिश में तब्दील करते हैं आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। हमारा तीसरा जुमला क्या मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँगा, इसे इंग्लिश में तब्दील करते हैं विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। हमने देखा कि वर्ब के साथ में आईएनजी लगा और जो हमारा लास्ट वाला था सवालिया जुमला उसमें विल पहले लगा, सब्जेक्ट से पहले विल लगा। इसी के साथ आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फिर से आपका खैर मकदम है मेरे चैनल एम स्टडी सेंटर पर। तो ये है टेंस की सीरीज़ का पार्ट 4। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में से उन लिंक पर क्लिक कर वो वीडियो देख लीजिए। दोस्तों हमारे चार्ट के हिसाब से आज हमको परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ना है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। इन तीनों को आज हम समझेंगे। चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ पूछता हूँ कि परफेक्ट टेंस में किस तरह के जुमले आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि परफेक्ट टेंस में कोई काम पूरा हो चुका है, किसी भी जुमले के आगे चुका है, फुटबॉल। जैसे आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट हो तो इनके साथ हैव लगता है। इन्हीं सब्जेक्ट की जगह अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हैज़ लगता, जैसे कि ही, शी, इट या कोई नेम। इसके साथ साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, प्ले की जगह प्लेड हो गया है। यहीं पर हम
कम हियर बिफोर 1980। इस वाले जुमले में हमको क्या डिफरेंस दिख रहा है? ही हैड, हैव हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब थी उनकी जगह हैड का यूज़ हुआ है। कम हियर बिफोर 1980, ये यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं हुई है दोस्तों, कम थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। मतलब इन वाले जुमले में हमको हैड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। हैव हैज़ नहीं, हैड के साथ हमको थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसी जुमले को हम नेगेटिव में तब्दील करके देखते हैं कि वो सन 1980 से पहले यहाँ नहीं आया था। He had not come here before 1980। जी हाँ, आप लोग समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर हमको क्या चेंज दिखा है। यहाँ पर बस नॉट लग गया है। अब चलिए इसी को इंट्रोगेटिव में बदल कर देखते हैं कि क्या वो 1980 से पहले यहाँ आ चुका था? Had he come here before 1980? यहाँ पर हमको क्या चेंज देखने को लिए मिला? यहाँ पर had आगे आ चुका है और सेंटेंस की एंड में क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों इसी के साथ साथ हमने पास्ट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। इसमें किस तरह के जुमले आएंगे कि मैं कोई काम कर चुका हूँगा। ठीक है, हम इसी में इसका एक एग्जांपल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा। आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। यहाँ पर विल हैव का इस्तेमाल किया जाता है और हैव लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेंगे ही लगेंगी। इसको अब निगेटिव में करते हैं कि मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँगा। आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव में। इसमें जुमला ऐसा आएगा कि क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा। विल हैव प्लेड फुटबॉल। इस तरह से हमने सारे के सारे टेंस यहाँ पर ख़त्म कर दिए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ये टेंस का पार्ट 5 है जिसके 4 पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, जा करके अभी देख लीजिए। दोस्तों ये टेंस का लास्ट पार्ट है, इसे गौर से देखना। हमारे चार्ट के हिसाब से हमें इस वीडियो में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इसके इंपॉर्टेंस रूल समझा देता हूं, उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब तो यही हुआ प्रेजेंट में भी कोई काम कंटिन्यू है। जैसे मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूं, सुबह से खेल रहा हूं और अभी भी कंटिन्यू है। दूसरा रूल इसमें यह है कि अगर हमें टाइम मालूम है कि मैं कब से खेल रहा हूं, एग्जैक्ट टाइम मालूम है कि मैं 2 घंटे पहले से खेल रहा हूं, तो हम लोग ऐसे टाइप के सेंटेंस में सिंस लगाएंगे। अगर हमें टाइम मालूम नहीं है तो हम फॉर लगाएंगे। मतलब काम का स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम है, मतलब सुबह 8 बजे से पिछले 2 साल 11 महीने और 5 दिन से, ऐसे सेंटेंस के अंदर हम सिंस लगाएंगे। अगर हमें टाइम मालूम नहीं है कि कब से काम स्टार्ट हुआ, तो ऐसे सेंटेंस के अंदर हम फॉर लगाएंगे। ये सब हमें तब समझ में आएगा जब हम सेंटेंस देखेंगे। तीसरा उसूल यहाँ पर हैज हैव के साथ बीन लगेगा, मतलब हैज बीन या हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा क्योंकि यहाँ पर काम कंटिन्यू है। और सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो यहाँ पर हैज बीन की जगह हैज नॉट बीन और हैव बीन की जगह हैव नॉट बीन लगेगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हैज और हैव सब्जेक्ट से पहले लगेगा। तो अब हम लोग सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। इंशाल्लाह सेंटेंस बनाने में सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं अफर्मेटिव का। आप पिछले 5 सालों से उर्दू बोल रहे हैं। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। यू हैव बीन स्पीकिंग
इसके आगे उर्दू, यू हैव बीन स्पीकिंग उर्दू। हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कब से बोल रहे हैं, तो इसलिए फॉर लास्ट 5 ईयर। तो हमारा सेंटेंस बन गया यू हैव बीन स्पीकिंग उर्दू फॉर लास्ट 5 ईयर। इसी का दोस्तों एक नेगेटिव बनाकर देखते हैं कि आप पिछले 5 सालों से उर्दू नहीं बोल रहे हो। कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ नॉट आ जाएगा। देखिए, यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग उर्दू फॉर लास्ट 5 ईयर्स। यहाँ पर दोस्तों हैव और बीन के बीच में नॉट आ गया, जैसा कि हमने रूल में समझा है। एक इंटरोगेटिव बनाकर देख लेते हैं, सवालिया जुमला। क्या मैं सुबह 9 बजे से गेम खेल रहा हूं? इंग्लिश में हैव आई बीन प्लेइंग गेम सिंस 9 AM। यहाँ पर दोस्तों हमने सारे उसूल अप्लाई किए हैं। यहाँ सब्जेक्ट से पहले हैव आया है, फिर बीन सब्जेक्ट के बाद आया है, उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल आई है और उसके साथ में आईएनजी लगा हुआ है। सिंस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम हम लोग को मालूम है। तो ये पार्ट हमारा खत्म होता है। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं। इस सेंटेंस को हम थोड़े रूल के साथ समझ लेते हैं। इस टेंस में क्या होता है कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और पास्ट में ही वो काम चल रहा है। एक मिसाल लेते हैं कि मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। अब हमको मालूम है कि सिंस कब लगता है, जब हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम हो, जैसे 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, और पक्का टाइम नहीं मालूम हो तो उसमें फॉर लगता है। दूसरा नियम इसमें है हैज बीन, हैड बीन नहीं लगता, इसमें सिर्फ एक ही चीज लगती है, हैड बीन। अगला उसूल हमें बताने की जरूरत नहीं है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा और निगेटिव में हैड नॉट बीन आएगा और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हैड आएगा। अब हम लोग इस पर सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले बनाते अफर्मेटिव। वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था। He had been reading books since 8 o'clock। अब सिंपली इसको हम निगेटिव में बदले तो कैसे बदलेंगे? वो 8 बजे से किताबें नहीं पढ़ रहा था। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं He had not been reading books since 8 o'clock। चलिए अब इंट्रोगेटिव में देखते हैं कि क्या वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं had he been reading books since 8 o'clock क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर हैड आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। चलिए ये पोर्शन भी हमारा खत्म होता है। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों अब हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें कैसे टेंस आएंगे कि फ्यूचर में कोई काम जारी है और फ्यूचर में ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे टेंस को कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसूल आएगा कि यहाँ पर विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगेगा और बाकी के रूल तो हमको पता ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा और नेगेटिव में विल या शैल के साथ में नॉट लगेगा और उसी तरह से इंट्रोगेटिव में विल और शैल से पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर वो का बन गया दे विल हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। चलिए अब हम निगेटिव बनाते हैं कि वो 8 बजे से किताबें नहीं पढ़ रहे होंगे। इसमें इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करते हैं दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। यहाँ पर चेंज क्या हुआ? विल और हैव के बीच में नॉट आ गया, जैसे कि रूल में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं लेकिन सेंटेंस बदल देते हैं। क्या वो 2 सालों से कॉलेज जा रही होंगी? पहले आ गया विल, फिर सब्जेक्ट लगाया शी,
फिर आया है हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years। यहाँ पर 2 साल लिखा हुआ है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, इसलिए यहाँ पर फॉर आया है। तो आई होप दोस्तों आपको टेंस समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो स्टार्ट से टेंस की 4-5 वीडियो देखिए, इंशाल्लाह जरूर समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।